हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम रिमेनिंग कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट 2 सेशंस में हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर किए, और मोटिव भी है क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 13 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से 8 प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया, और रिमेनिंग के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये गारंटेड आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मतलब केवल और केवल एक इस टॉपिक से आप अपना 2 मार्क तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल क्या है पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, डुअल प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इतना हमने कवर कर लिया है। इन केस अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो सीधे हमारे चैनल पे विजिट करके आप वो सेशंस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट कर देते हैं कुछ न्यू प्रिंसिपल्स को। तो पहला प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। अब दोस्तों देखो, हमने आपको हिंट दिया हुआ है कि कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक नाम रखा गया है। वो नाम भी रखे जाने के पीछे एक रीजन होगा। तो अगर आप केवल उस एक टर्म को अच्छे से समझ लेंगे तो अलग से आपको डेफिनेशन को याद करने की या रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में हम कंपेयर करें, मैच का मतलब तो यही होता है ना। तो ठीक ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, बेकरी का ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले क्या किया, आपने जमीन खरीदा होगा या फिर इवन रेंट पे जमीन लिया होगा। फिर उसके बाद आपने पूरा उसका इंटीरियर बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बहुत सारे सामान खरीदे होंगे, जैसे अवन खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आप प्रोडक्शन बना लोगे, कर लोगे, जैसे आपने केक बना लिया, कुकीज बना लिया, उसके बाद आप उसको बेचोगे, और बेचने के बाद ही आपके पास आएगा रेवेन्यू। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, किसी भी एक फिक्स पीरियड में आपने जितना खर्चा किया है उसको आप आने वाले रेवेन्यू से मैच करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने फिनेंशियल ईयर 2024-25 में 10 लाख का खर्चा कर दिया। तो खर्चा तो कर दिया, किस इंटेंशन से किया कि इस खर्चे पे हमें एक अच्छा रिवेन्यू मिलेगा। तो 10 लाख का खर्चा करने पे कितना रिवेन्यू आया ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो इसी एक्सपेंसेस को रिलेटेड रिवेन्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये जो एक्सपेंसेस हमने किया था ये फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, जहां पे हम कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ मैच कराते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नाम से हिंट मिल रहा है कि हम केवल और केवल जब हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को ही हम अपने अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ मटेरियल वर्ड का मतलब होता है दोस्तों यूजफुल एंड रिलेवेंट। यूजफुल एंड रिलेवेंट, हम केवल वही इंफॉर्मेशन या वही ट्रांजैक्शन अपने फिनेंशियल रिपोर्ट में डालेंगे जो कि डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डालता हो, उसी को हम यूजफुल या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे, या अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसी को हम मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। देखो यही कहानी लिखी गई है।
This principle states that businesses shall include all the relevant and material facts separately in the financial statement. तो केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन हमें नोट करना है जो कि स्टेक होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट डाले, वही यूजफुल भी माना जाएगा, वही मटेरियल भी माना जाएगा। इसके साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि भाई अब चूंकि हमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी रेवेन्यू आ रहे हैं, उनको नोट करना है। तो आप सोचो अगर आप बिजनेस करोगे तो डेली बेसिस पे कई सौ आपके ट्रांजेक्शन होंगे, और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पैसों के फॉर्म में भी होते हैं, रुपए के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे अगर कोई भी इंडियन कंपनी हो, आपने कोई भी सामान खरीदा, मान लेते हैं वो 980 रुपी 58 पैसे का आपने सामान खरीदा, ठीक है। तो ये जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये कहता है कि भाई अगर हम ये पूरी वैल्यू अपने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे तो इससे कैलकुलेशन करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ये कह दिया गया कि भाई यहाँ पे रुपी में जो वैल्यूज दिए गए हैं हमें केवल उसी को मटेरियल कंसीडर करना चाहिए, और ये जो 58 पैसे हैं इसको नॉन मटेरियल मान लो, यानी नॉन यूजफुल मान लो। तो ऐसे केसेस में खर्चा भले हमारे जेब से 980 रुपए 58 पैसे हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड कितनी वैल्यू करेंगे, केवल 980 रुपी। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो अकाउंटिंग बुक है वो थोड़ा सा सिंपलर रहेगा, इजी रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा मटेरियलिस्टिक का। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। रिलायबल का मतलब क्या है, जिसपे हम भरोसा कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो वेरीफाइड हो। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसका हमारे पास प्रूफ हो या जिसका हमारे पास एविडेंस हो। अब एविडेंस कैसे आएगा, अब सोचो अगर हमने बेकरी का ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने इसके लिए लगने वाला जो भी रॉ मटेरियल था, जैसे फॉर एग्जांपल अवन हमने खरीदा, कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, तो जहां से भी खरीदा होगा वहां सप्लायर ने हमें एक बिल यानी कि वाउचर तो दिया ही होगा ना, जो इस बात का प्रूफ है कि हाँ हमने ये अवन किसी पर्टिकुलर सप्लायर से खरीदा है और कितने में खरीदा है, ठीक। तो ये वाउचर ठीक वही जब हम केक बना करके किसी को बेच देंगे, किसी भी पर्सन को, तो उसको भी हम केक के साथ एक बिल बना के देंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम कोई भी सामान परचेज करें या कोई भी सामान सेल करें, उसका हमारे पास एक प्रूफ होता है, क्या, उसका बिल या वाउचर। तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप करो उसका विल अपने पास रखो एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ। क्योंकि फिनेंशियल ईयर के एंड में कोई ऑडिटर आएगा आपकी कंपनी में ऑडिट करने, तो आपके फिनेंशियल रिपोर्ट को जब वो ऑडिट कर रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, उसका एविडेंस मांगेगा, और एविडेंस के तौर पे आपको यही बिल या वाउचर उसको पकड़ाना पड़ेगा। तो जिस चीज का विल है इसका मतलब क्या है कि वो आपने सही ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी स्कैम या मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। यही है हमारा रिलायबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स इनकम। आपने केक बना के बेच दिया, उसके बदले जो भी पैसा आया आपका रेवेन्यू है। रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब होता है जनरेट करना या फिर अर्न करना। जैसे मान लेते हैं कि हमने केक बना करके किसी पर्सन को बेच दिया, उस पर्सन ने बोला कि ठीक है केक हम ले जा रहे हैं लेकिन पेमेंट हम आपको शाम को करेंगे या फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। मान लो कोई उनको अर्जेंसी होगी, उनके पास अभी कैश ना रहा हो, उनका मान लो पेटीएम भी ना चल रहा हो, मान लेते हैं इनकेस। तो कहने का मतलब ये है कि सही मामले में क्या होना चाहिए था कि हमने राम को केक दिया, राम तुरंत हमें पेमेंट कर देते, ट्रांजैक्शन वही कंप्लीट हो जाता। लेकिन केस क्या हुआ यहाँ पे कि क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमने केक तो दे दिया राम को, राम ने बदले में मुझे पेमेंट नहीं किया।
तो ऐसे केसेस में हमारी जिम्मेदारी ये है कि जैसे ही हमने अपना केक राम को बेचा, वैसे ही हमने ये मान लिया कि भाई हमने रिवेन्यू तो अर्न कर ही लिया है, भले ही वो हमें शाम को या अगले दिन पैसा मिले। ठीक है, तो रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब होता है रिवेन्यू जनरेट करना। रिवेन्यू जनरेट कब करेंगे? जब हम अपना सामान किसी को बेच देंगे। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड यूज होता है यहाँ पे, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वर्ड जो होता है ये हमेशा रिकॉग्निशन के बाद आता है। जैसे अगर राम ने हमसे अभी केक ले लिया, पेमेंट वो कल करेंगे, तो आज के आज हम अपने अकाउंटिंग बुक में क्या करेंगे? ये रिकॉग्नाइज जैसा वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब हमने सामान बेच दिया है, पैसा अभी तक हमारे हाथ में आया नहीं है, बट आएगा। और वहीं अगले दिन जब राम ने मुझे पेमेंट कर दिया, हमारे हाथ में कैश आ गया, ठीक है, तब हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं अकाउंटिंग में वो होता है रियलाइज्ड। ठीक, तो ये दो टर्म है, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, बट आई होप अब आपको कभी भी यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा। रिकॉग्निशन मतलब हमने सामान ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब हमने पैसा अर्न तो कर लिया है, बट अभी तक हमारे हाथ में पैसा आया नहीं है। वहीं रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब हमारे पास पैसा आ गया है, रेवेन्यू रियलाइज हो गया है। और लास्ट है टाइम पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब देखिए, हमने लास्ट डे आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ठीक है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या था? अजम्पशन बेस्ड था, जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम आज कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो कभी भी इसे बंद करने की नौबत नहीं आएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कभी भी ना आए, लेकिन हमें अकाउंटिंग तो करनी है, सारे ट्रांजेक्शन को नोट तो करना है। तो एक ही डायरी में कितना लंबा ट्रांजेक्शन नोट करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो कभी बंद होने वाला है नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई हम एक साल को, एक फाइनेंशियल ईयर को एक अकाउंटिंग पीरियड मान लेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होगा। तो इस एक साल में ही हम पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, और अगर आप यहाँ पे समझ गए हो तो 2 नंबर तो आपका गारंटेड है। बाकी किसी के कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है टेक्स्ट बुक जैब कैब, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बाकी सारे सेशन का एक्सेस मिलेगा, और प्लस जब भी सेशन शेड्यूल होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये हमारी ऑफिशियल ग्रुप की ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ है फ्री सेशन के ये हम इसी ग्रुप में शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी और जल्द ही मिलूंगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।